गुड मॉर्निंग. नाउ कमिंग टू द चैप्टर रिटर्न अंडर जीएसटी. रिटर्न का मीनिंग क्या होता है? रिटर्न इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच वी ट्रांसफर डेटा टू द गवर्नमेंट. वी मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन. रजिस्टर्ड पर्सन जितना भी होगा जीएसटी में उनको रिटर्न फाइल करना होता है. रिटर्न का बहुत सारा कैटेगरी होता है, हम डिटेल में जाएंगे तो समझेंगे. रिटर्न का बेसिक मीनिंग क्या है? एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट बनाया है, उसके थ्रू से गवर्नमेंट तक डेटा को पहुंचाया जाता है. अब यहाँ पे क्या डेटा होगा? सेल का डेटा हो सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा हो सकता है, टैक्स लाइबिलिटी का डेटा हो सकता है, टैक्स का पेमेंट किए उसका डेटा हो सकता है. तो डेटा को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का एक मैकेनिज्म है. इनकम टैक्स के अंदर में भी है और भी कस्टम्स के अंदर में भी रिटर्न का प्रोविजन है. उसी तरह से जीएसटी में भी रिटर्न का प्रोविजन है. रिटर्न कवर होता है चैप्टर 9 ऑफ द CGST एक्ट 2017 में. सेक्शन की बात करें तो सेक्शन नंबर 37 से सेक्शन नंबर 48 तक ये चैप्टर में कवर होता है. कुछ पार्ट अपने सिलेबस के लिए रिलेवेंट है, कुछ इररिलेवेंट है. तो जो रिलेवेंट पोर्शन है सेक्शन 37 से सेक्शन 48 के बीच में, और इसके अलावा भी कोई सेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो हम देखेंगे. ठीक है, चलिए. रिटर्न को जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको ये जानना हो कि रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में कितना तरह का हो सकता है. उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन को कौन सा रिटर्न फाइल करने का जरूरत है. तो आ जाइए, सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज ये देख लेते हैं कि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन कितने तरह का होता है. रजिस्टर्ड पर्सन में बेसिक दो कैटेगरी में अगर हम इसको बांटे तो पहला कैटेगरी होता है जो टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स का पेमेंट करता है, और दूसरा कैटेगरी होता है अदर कैटेगरी. टैक्स पेयर के कैटेगरी में कौन कौन आता है? टैक्स पेयर के कैटेगरी में अगर हम बात करें तो नॉर्मल टैक्स पेयर आता है, फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, वो जीएसटी के थ्रेशोल्ड लिमिट में आता है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को जमा करा देगा. नॉर्मल बिजनेसेस जो ऑपरेट होते हैं दे आर नॉर्मल टैक्स पेयर्स. उसके अलावा अगर हम बात करें तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो लोग हैं जिनका किसी पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, बट उनको उस स्टेट में कुछ टेम्पोरली कुछ दिन के लिए ऑपरेट करना है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सामान, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जीबिशन लगा है, वहां हमको कोई सामान ले जाकर के बेचना है, लेकिन उस पर्टिकुलर, मान लेते छत्तीसगढ़ में मेरा कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, हम फॉर एग्जाम्पल झारखंड में है, या तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए एक कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेंगे और उसके हिसाब से फिर काम करेंगे. तो हम लोग देखेंगे कि कैजुअली ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है. दिस इज अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन, इसको हमको कैंसिल कराना पड़ता है. दिस इज अ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, हो सकता है 3 महीने के लिए मिले, हो सकता है 6 महीने के लिए मिले. उसके आगे अगर हम बात करें तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं. अब ये कौन होता है समझ लेते हैं एक बार. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी डिफाइन करता है ऐसे टैक्सेबल पर्सन जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, बट वो टेम्पोरली फॉर द टाइमिंग इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस या परमानेंट रेसिडेंस इंडिया का नहीं है, बट ये टेम्पोरली आते हैं, बाहर से सर्विस, बाहर से आते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या किसी एजेंट के थ्रू से सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और फिर वापस चले जाते हैं. इनको भी एक टेम्पोररी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक्सटेंशन. इनका कैटेगरी हो गया अलग. अब आ जाइए, एक और कैटेगरी है जिनको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल
सर्विसेज, OIDAR, OIDAR, ये नाम से ही आप देखेंगे बुक वगैरह में कहीं लिखा होगा, तो OIDAR का सर्विस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ फॉरेन कंपनी थ्रू इट्स एजेंट और डायरेक्टली बाय द फॉरेन कंपनी, बट किसको प्रोवाइड कर रहा है? टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। इस कैटेगरी में जनरली क्या होता है, कैटेगरी में के अंदर में अगर कोई बाहर से आके कोई इनपुट सर्विसेज देता है तो उसमें रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, बट ये एक स्पेशल केस है जिसमें फॉरवर्ड चार्ज ही अप्लाई होता है। यानी ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज जो इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है, ये सप्लायर का ही जिम्मेदारी है कि ये रिटर्न प्रोसेस करे और टैक्स का पेमेंट करे, लेकिन उसके लिए यहाँ पे इसको एक एजेंट अपॉइंट करना होगा। तो ये एक कैटेगरी ऑफ सर्विस है जो कि कवर होता है नॉर्मल टैक्स पेयर के अलावा। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर कैटेगरी में, तो अदर कैटेगरी में कौन कौन आ सकता है? अदर कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये अब इसको समझ लेंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, या हम बात करें जिनको टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है जीएसटी के अंदर में। इनकम टैक्स वाली टीडीएस की बात नहीं कर रहे, जीएसटी में अलग टीडीएस का प्रोविजन है, सेक्शन 51 से गवर्न होता है। तो ये टीडीएस का अगर प्रोविजन है तो ये टैक्स डिडक्टर है, दे आर नॉट टैक्स पेयर। ये क्या करेंगे, वो जो सप्लाई रिसीव किए हैं, इनपुट सप्लाई जो भी उनके पास आया है, उसमें से टीडीएस का पोर्शन डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देंगे ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। उसी तरह से एक प्रोविजन है टीसीएस का, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये किस पे अप्लाई होता है? ये ई कॉमर्स, फिलहाल ई कॉमर्स ऑपरेटर पे अप्लाई होता है। यानी कि अगर कोई ई कॉमर्स पोर्टल है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट है, उस पर आप क्या करेंगे, आप जाकर सामान बेचेंगे, तो कुछ पोर्शन जो सेलर का टर्नओवर होगा या सेल्स का अमाउंट होगा, उसका कुछ परसेंटेज, 1% विल बी डिडक्टेड एज टीसीएस और 2% विल बी डिडक्टेड एज टीसीएस, और वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। यहां पे इनका एज नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं बल्कि टीसीएस वाला रजिस्ट्रेशन होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, ये गवर्न होता है सेक्शन 52 से। यहां पे एक और कैटेगरी था, दैट इज नोन एज कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर, दीज आर द कैटेगरी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। इतना तरह से रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करें तो वो यूआईएन से होता है। ये किसका होता है? ये फॉरेन डिप्लोमेट्स का होता है। फॉरेन डिप्लोमेट और एम्बेसी, इनका टैक्स का लाइबिलिटी नहीं है इंडिया पे, ये इनका टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, बट जो इनपुट यूज करते हैं उस पर जो आईटीसी क्लेम करके ये रिफंड ले सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोविजन होता है यूआईएन का। इनके लिए भी एक रिटर्न बनाया गया। तो कैटेगरी को अगर हम एक बार फिर से समझे तो टैक्स पेयर का कैटेगरी और अदर कैटेगरी। टैक्स पेयर के कैटेगरी में कौन कौन है? नॉर्मल टैक्स पेयर, कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई बिजनेसमैन, कोई मैन्युफैक्चरर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब एक स्टेट में उनका कैजुअल रजिस्ट्रेशन हुआ है, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहां पे परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस उनका नहीं है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब इंडिया में उनका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, दे आर बीइंग रजिस्टर्ड ऑन टेम्पोररी बेसिस। ओआईडीआर का सर्विसेज क्या होता है? ओआईडीआर का सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ता है। अगर ऑनलाइन डेटा एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज के लिए आप रजिस्टर हुए हैं, बाहर से इंडिया में कोई सर्विस देना है, इनसे रिलेटेड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का कोई सर्विस बाहर से इंडिया में देना है, तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेकर के, और आप इसमें फॉरवर्ड चार्ज ही अप्लाई होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पांचवा कैटेगरी इसमें है कंपोजिशन डीलर का, जो सेक्शन 10 में कवर होते हैं। कोई भी कंपोजिशन डीलर वो टैक्स पेयर कैटेगरी में होता है। इनका टैक्सेशन रिजीम थोड़ा इजी होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टैक्स पेयर्स।
इनको कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ टर्नओवर को ही पे करना पड़ता है, और ये बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। अदर कैटेगरी में एक बार देख लो तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या होता है? दिस इज अ हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, ऐसा समझ लो एक हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी है, जिनको सारा बिल ट्रांसफर हो जाएगा इनपुट का, इनपुट सर्विसेज का सारा बिल मिलेगा, और ये फिर बिल में से जो इनपुट जिनका जिनका रेस्पेक्टिव ऑफिसेस के लिए हुआ है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार इसको समझ लेते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफिस है, फॉर एग्जांपल इंडिया में मान लेते हैं एक सैमसंग का ऑफिस है, ये इंडियन कंपनी का नाम लिखते हैं अभी तो ट्रेंड में। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का एक हेड ऑफिस है। टाटा मोटर का और भी जगह एजेंसीज होगा, या टाटा मोटर का और भी जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, या फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस प्लेस है जो इंडिया में कई स्टेट्स में या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर है। टाटा मोटर का अलग अलग जगह पर सर्विस, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एनुअल मेंटेनेंस का कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। कंप्यूटर जितना जगह लगा हुआ, जितना यूनिट में टाटा मोटर्स का, उस सब जगह को एक कंपनी है डेल्टा नाम की, वो इसको मेंटेन करती है। उसके अगेंस्ट में बिल जो है वो टाटा मोटर्स के पास आता है। टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल ये मेरा एस यूनिट है, एग्जांपल को हम एस यूनिट बोलते हैं, इसका और सब यूनिट्स है S1, S2, S3। इनके पास भी कंप्यूटर लगा हुआ है, इनका भी कंप्यूटर को डेल्टा रिपेयर किया, लेकिन बिल इनको नहीं दिया। बिल जो बना वो टाटा मोटर एस के नाम से बना। अब टाटा मोटर एस, इनका टैक्सेबल अपना सप्लाई, इनका टैक्सेबल अपना सप्लाई, इनका अपना टैक्सेबल सप्लाई है। इनका लाइबिलिटी कुछ आएगा, इनको घटाना होगा। ये डाटा डेल्टा इसको जो बिल दिया है ये जीएसटी के साथ देगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का बिल दिया, 1 लाख रुपए का बिल दिया, जीएसटी लगा 18%, तो 1,18,000 रुपए का बिल आ गया टाटा मोटर्स एस के पास। अब टाटा मोटर्स एस को 18,000 रुपए यूटिलाइज नहीं करना है, इसको क्या करना है, क्योंकि सर्विसेज इनके लिए था, एक्चुअल सर्विसेज इनके ये रिसीव किए हैं, तो ये 18,000 का पोर्शन को यहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये मैकेनिज्म कवर होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पे, जहां पे बिल बनता है हेड ऑफिस के नाम से, और इनपुट जो भी लिया गया सर्विसेज का जो इनपुट है आईटीसी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर। इसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? टाटा एस है। और कहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट को? S1, S2, S3 को। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? क्योंकि एक्चुअल सर्विस ये लोग लिया है, इनका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो सकता है, इसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ ना हो, तो उस केस में जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जहां आ रहा है, जो एक्चुअल सर्विस रिसीव किया है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो ट्रांसफर का मैकेनिज्म है फ्रॉम द हेड ऑफिस टू दी सब्सिडरीज और हेड ऑफिस टू दी डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेसेस, इसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ता है। हो सकता है टाटा मोटर अपना एक सप्लायर, अपना भी कुछ गाड़ी बेचता होगा, अपने एंड से भी कुछ सप्लाई देता होगा, तो वो सप्लायर के लिए उसको एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर तो रजिस्टर करना ही करना है, लेकिन अगर उसको आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है डाउन द लाइन, तो फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भी रजिस्ट्रेशन अलग से लेना होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं। देन टीडीएस का प्रोविजन है सेक्शन 51 में गवर्न होता है। टीडीएस सबको नहीं काटना है, टीडीएस सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट का है, या फिर सोसाइटी जो गवर्नमेंट बनाता है, उनको डिडक्ट करना है। अब टीडीएस डिडक्ट करने के लिए भी क्राइटेरिया है कि एक बिल 2.5 लाख रुपए से ऊपर का होना चाहिए इनवॉइस वैल्यू, उस पर टीडीएस काट के हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रोविजन। तो जो टीडीएस काटेंगे उसको जमा कराना होगा गवर्नमेंट को, तो जब जमा कराएंगे गवर्नमेंट को तो फॉर्म में बताना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक कंपनी है गवर्नमेंट की XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ये क्या है? ये डिडक्टर है, ये टैक्स काटेगा, इसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है। इसको एक कॉन्ट्रैक्टर, ए नाम का कॉन्ट्रैक्टर कोई सामान सप्लाई किया, या फॉर एग्जांपल कोई सर्विस दिया, अब इसका बिल वैल्यू हुआ 4 लाख रुपीज, इसको 4 लाख रुपीज का ये बिल दिया प्लस जीएसटी का अमाउंट दिया। अभी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको 4 लाख रुपीज सिंपल इसका बिल बना। कॉन्ट्रैक्टर इसको 4 लाख रुपए का सामान दिया, इसको 4 लाख रुपए इसको कॉन्ट्रैक्टर को देने का है।
तो 4 लाख रुपए ना दे करके इसका ये टीडीएस काट लेगा 1%, यानी कि 4,000 रुपया इसका टीडीएस काट के जमा करा देगा। कहां जमा करा देगा? गवर्नमेंट के पास। और क्या बताएगा गवर्नमेंट को, एक्स वाई लिमिटेड, की एक कॉन्ट्रैक्टर को हम 4 लाख रुपया पेमेंट करने वाले थे, बट हम क्या किए, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 हम 1% इसका टीडीएस काट लिए, और टीडीएस काटने के बाद में हम इसको पेमेंट किए। तो जब अब एक कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भाई मेरा पैसा तुमने काटा है टैक्स के नाम पर, तो मेरे को कहीं दिखना चाहिए ना, तो हाँ, तो जब टीडीएस काटते हैं तो रिटर्न फाइल करना होता है। अदर कैटेगरीज में जब रिटर्न फाइल करेगा तो एक कॉन्ट्रैक्टर के कैश लेजर में ये 4,000 रुपये रिफ्लेक्ट करेगा, भैया तेरे नाम से पहले से 4,000 रुपये टैक्स का जमा है। दिस इज नथिंग बट चेक एंड बैलेंसेस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उनको भी टीसीएस कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, ये सेक्शन 52 में गवर्न होता है। इस कैटेगरी में क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अगर हम किसी को प्रोवाइड करते हैं फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट है, वो मान लेते हैं अपना सामान नहीं बेच के एक ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, यहां पे एक सप्लायर है और यहां पे एक रिसिपिएंट है। सप्लायर रिसिपिएंट को डायरेक्टली सामान नहीं बेचता, वो क्या करता है, अपना सामान को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू से, आप फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करेंगे, फ्लिपकार्ट को खोलेंगे तो आप देखेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर है फ्लिपकार्ट, उसमें सप्लायर का सामान आपको दिख रहा होगा, आप वहां से उसको परचेज कर लेंगे। तो इसमें क्या है, सप्लायर का जितना सामान ई कॉमर्स ऑपरेटर बेच, आप पैसा किसको देंगे, आप ईसीओ को पैसा देंगे, एंड ईसीओ विल पे टू द सप्लायर, ईसीओ पे करेगा सप्लायर को। अब जितना पैसा का सामान ये बेचा होगा इस सप्लायर का, वो पूरा का पूरा पेमेंट उसको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का सामान हम बेच दिए मंथ में, तो 10 लाख रुपए का 1% टीसीएस काट लेना है, और उसके बाद बाकी उसको पेमेंट करना है, ये टीसीएस जमा कर देगा सप्लायर के नाम से, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ही लाइबिलिटी है अभी इंडिया में ई टीसीएस का, सेक्शन 52 से गवर्न होता है। यानी फ्लिपकार्ट क्या करेगा, सप्लायर को हम पेमेंट दिए, हम फॉर एग्जांपल रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स है, हम क्या किए, हम ईसीओ को पेमेंट दिए 10 लाख रुपया। ईसीओ जब सप्लायर को 10 लाख रुपए, या हो सकता है कमीशन काटने के बाद में जो अमाउंट आ रहा होगा, अब फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, कुछ कमीशन लेता होगा, तो कमीशन काटने के बाद में जो अमाउंट आ रहा होगा उस पर ये टीसीएस डिडक्ट कर लेगा, या टर्नओवर पे टीसीएस डिडक्ट कर लेगा और उसको जमा करा देगा सप्लायर के नाम से। दिस प्रोविजन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। यूआईएन कुछ नहीं है, ये फॉरेन डिप्लोमेट या एम्बेसी इंडिया में होता है, फॉरेन डिप्लोमेट या एम्बेसी अगर इंडिया में होता है और वो कोई सर्विसेज यहाँ पे रिसीव करता है, गुड्स परचेज करता है, तो उनके ऊपर में टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती, तो उनका जो टैक्स पेमेंट हुआ है वो रिफंड उनको मिल जाता है। फॉर्म भरना होता है GSTR 11, उस पर हम लोग आएंगे थोड़ी देर पे। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसमें एक टैक्स पेयर का कैटेगरी है, दूसरा अदर कैटेगरी है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब रिटर्न कितना तरह का है जीएसटी में, हम तो लिख दिए इतना कैटेगरी, बस कौन कैस टाइप का रिटर्न भरेगा, तो उसके लिए समझिएगा 2 तरह का मेरे पास स्टेटमेंट है जीएसटी में, 2 तरह का, जिनको हम कंफ्यूज करते हैं कि रिटर्न है या स्टेटमेंट है, तो वो रिटर्न नहीं है, क्योंकि रिटर्न का जो सेक्शन है, स्पेसिफिक सेक्शन की हम बात करें जिसमें रिटर्न के बारे में लिखा हुआ है, तो वो है सेक्शन 39। सेक्शन 39 में हम रिटर्न के बारे में लिखा हुआ है। इससे पहले 2 और सेक्शन है, इससे पहले एक सेक्शन है सेक्शन 37, जो मेरे को बताता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के बारे में, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के बारे में। और एक सेक्शन है इससे पहले, सेक्शन 38, जो मेरे को बताता रहता है डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई।
डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कहाँ पे, सेक्शन 37 में। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई कहाँ है, सेक्शन 38 में है। और रिटर्न कहाँ है, सेक्शन 39 में। तो ये सब के रिटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 39 में। अभी समझते हैं सेक्शन 37 जो बोलता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, उसको क्या कहते हैं। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 37 में। अब इसके लिए एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया। फॉर्म का नाम क्या है, GSTR1। ये फॉर्म हमको फिल करना पड़ता है ताकि हम अपना आउटवर्ड सप्लाई का, जो हम गुड्स बेचे या जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, उसका डिटेल्स हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। एंड द मीडियम इज GSTR1। GSTR1 कैसे फाइल होगा, कब फाइल होगा, उसको समझना है। पहले बताइए किसको फाइल करना होता है। GSTR1 किसको फाइल करना होता है। GSTR1 is to be filed by normal taxpayer only. GSTR1 is to be filed by normal taxpayer only. इसको कौन फाइल करेगा, नॉर्मल टैक्सपेयर। नॉर्मल टैक्सपेयर यानी कौन फाइल नहीं करेगा, तो इसको फाइल नहीं करेगा, कहीं नॉन टैक्सेबल रेसिडेंट पर्सन नहीं फाइल करेगा। OIDR का सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो नहीं फाइल करेगा। कंपोजिशन डीलर GSTR1 नहीं फाइल करेंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं फाइल करेगा। TDS वाले नहीं फाइल करेंगे। TCS वाले नहीं फाइल करेंगे। UIN वाला नहीं फाइल करेगा। यानी कौन फाइल करेगा, सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर विल फाइल दी GSTR1। नॉर्मल टैक्स पेयर इसको फाइल करेगा। इसमें क्या डिटेल होगा, इसमें डिटेल होगा आउटवर्ड सप्लाई का, यानी कि हमने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की है और हमने क्या गुड्स को सेल किया है, वो सारा डिटेल। सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे, सप्लाई वर्ड यूज करेंगे यहां पे हम लोग। क्लियर। तो नॉर्मल टैक्स पेयर विल फाइल GSTR1। अब GSTR1 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने दिनों में इसको फाइल करना होता है, कब फाइल करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, इसको क्वार्टरली बेसिस पे भी किया जा सकता है एक कंडीशन के साथ। दूसरा, मंथली। क्वार्टरली करने का कंडीशन क्या है, टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ इन प्रीवियस ईयर और इन द करंट ईयर। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड, टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, यानी 1.5 करोड़ से अगर टर्नओवर ज्यादा हो जाता है तो ये ऑप्शन है। दिस इज एन ऑप्शनल प्रोविजन, दिस इज एन ऑप्शनल प्रोविजन, ये अप्लाई नहीं होगा। यानी कि छोटा बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या 1.5 करोड़ है, उसको क्रॉस नहीं किया है अभी, तो हम क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। बाकी सब के लिए मंथली ही रिटर्न फाइल करना होगा GSTR1। रिटर्न हम बार बार बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में दिस इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ओनली। रिटर्न का सेक्शन 39 से स्टार्ट होता है, दिस इज सेक्शन 37। दिस इज टू बी फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर टर्नओवर लिमिट। आप क्वार्टरली जाना चाहे तो आपको देखना होगा कि आपका टर्नओवर कितना। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो ये क्वार्टरली वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर आपको मंथली फाइल करना होगा। क्वार्टरली फाइल करने का लास्ट डेट क्या होता है, जब भी क्वार्टर खत्म हो जाए, ध्यान से समझिएगा, जब भी क्वार्टर खत्म हो जाए उसके आने वाला महीना का जो लास्ट डेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दे हम लास्ट डेट, लास्ट डे ऑफ द month succeeding the end of quarter। एग्जाम्पल, एक क्वार्टर होगा मेरे पास अप्रैल से लेके जून तक का, तो इसका लास्ट डेट होगा 31 जुलाई। ध्यान से समझिएगा, अप्रैल मई जून ये एक क्वार्टर का फाइलिंग करना है। इस क्वार्टर खत्म कब हुआ, 30 जून को। आने वाला महीना कौन, जुलाई। तो जुलाई का जो लास्ट डे होगा वो मेरा लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगा। ये लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई होगा। अच्छा, दूसरा बात, एक और एग्जांपल लेते हैं।
मान लो एक क्वार्टर खत्म हुआ जनवरी टू मार्च वाला, 4 ही क्वार्टर होता है, वैसे ही हम लोग लेते हैं जीएसटी के अंदर में। अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर होगा। अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक क्वार्टर, जनवरी टू मार्च का एक क्वार्टर। तो जनवरी टू मार्च का लास्ट डेट क्या होगा? देखो मार्च खत्म हो गया, उसके बाद आने वाला महीना कौन? अप्रैल। अप्रैल का जो लास्ट डे होता है, अप्रैल का लास्ट डे होता है 30 अप्रैल, ये लास्ट डेट हो जाएगा अपना। अच्छा मंथली करेंगे तो लास्ट डेट क्या होगा? 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। पहले ये 10th था, अभी फिलहाल इसको 11th कर दिया गया। 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी एग्जांपल अगर ले तो जनवरी का फाइल करना है तो कब तक लास्ट डेट होगा? 11th फेब। दिसंबर का फाइल करना है तो 11th जनवरी। अगस्त का फाइल करना है तो 11th सितंबर। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा। कौन फाइल करेगा भाई? सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर फाइल करेंगे, बाकी लोग को ये फाइल करने की जरूरत नहीं होता है। इसमें क्या डिटेल जाता है? आउटवर्ड सप्लाई, हमने बाहर क्या क्या सप्लाई दिया, कितना का सप्लाई दिए है, किसको सप्लाई दिया, अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। 2 मैनर में उसको फाइल कर सकते हैं, एक इनवॉइस वाइज, दूसरा कॉन्सोलिडेटेड। तो इनवॉइस वाइज के लिए क्या कंडीशन है, कॉन्सोलिडेटेड के लिए क्या कंडीशन है, उसको हम लोग अभी समझ लेंगे। फिलहाल समझ में आया डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, हमने कितना का सप्लाई दिया। अगर कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट इश्यू होता है उस पीरियड में, तो वो भी हमको इसमें शो करना पड़ेगा, कितना का सेल हुआ, किसको सेल हुआ, दैट इज टू बी। तो इसको और हम अगर डिटेल में जाएंगे, इसको यहां पे मैं रब कर देता हूं। इसको 2 कैटेगरी होता है, आपको पता है 2 कैटेगरी ऑफ सप्लाई हम दे सकते हैं। पहला कैटेगरी होता है बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी, और दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर कैटेगरी या कस्टमर कैटेगरी। इसमें क्या है? B2B का मतलब हम भी रजिस्टर्ड, जिसको सप्लाई दिया जा रहा है वो भी रजिस्टर्ड। B2C का मतलब हम तो रजिस्टर्ड है, बट सप्लाई, जिसको सप्लाई दिया जा रहा है, रिसिपिएंट ऑफ दी सप्लाई जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। जीएसटी के अंदर में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी इस कैटेगरी रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। अब अनरजिस्टर्ड है तो उसको B2C सेल कहते हैं, और रजिस्टर्ड पार्टी को अगर सेल करते हैं तो B2B सेल कहते हैं। क्लियर? तो अगर B2B वाले हैं, B2B वाले हैं तो ये इनवॉइस लेवल पर फाइल होता है, यानी हर एक इनवॉइस लेवल पे ये फाइल होगा। इनवॉइस लेवल पे हर एक इनवॉइस का डिटेल GSTR 1 में फिल करना होगा। इनवॉइस नंबर 1 किसको इशू किए, उसका GST नंबर क्या है जिसको इशू किए, उसके अलावा कितने का सप्लाई था, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, CGST, SGST, IGST कितना है, सेस कितना है, एवरी डिटेल इज टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस लेवल। यानी सामने वाला का GST नंबर इसमें डालना कंपलसरी होगा। अब B2C में आ जाइए। B2C में 2 कैटेगरीज हो सकता है, एक इंट्रा स्टेट अगर हम सप्लाई दे तो, या एक इंटर स्टेट सप्लाई दे तो। इंट्रा स्टेट दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल कॉन्सोलिडेटेड फाइल होगा, कॉन्सोलिडेटेड फाइल होगा। यानी कि एक बार में सिर्फ आपको यह बताना होगा 0% वाला को कितना सप्लाई दिए, 5% का टोटल सप्लाई। इसमें इनवॉइस वाइज नहीं कि इनवॉइस नंबर 1 के लिए कितना, 2 के लिए, उतना डिटेलिंग नहीं करने की जरूरत है। आपको सिर्फ यह जोड़ना है रेट वाइज। रेट वाइज इंटर स्टेट का मतलब, मान लो झारखंड में रजिस्ट्रेशन है तो झारखंड के अंदर हमने सप्लाई दिया। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट में रजिस्टर्ड और दूसरे स्टेट में सप्लाई देते हैं। तो ये रेट वाइज होगा कि 0% पर कितना सप्लाई, 5% पर कितना सप्लाई, 12% पर कितना सप्लाई, 18% पर कितना सप्लाई एंड 28% पर कितना सप्लाई, और कुछ रेट अगर और भी है तो उसमें डाल सकते हैं। ये रेट वाइज होता है। अब इंटर स्टेट में 2 कैटेगरी है, लार्ज इनवॉइसेज है, लार्ज इनवॉइसेज है और स्मॉल इनवॉइसेज है। यानी बड़ा वैल्यू का बिल है तो फिर आपको इनवॉइस लेवल पर देना होगा, इनवॉइस वाइज। और अगर छोटा छोटा अमाउंट का बिल है तो दैट विल बी कॉन्सोलिडेटेड, तो फिर आप उसको कॉन्सोलिडेटेड दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर कॉन्सोलिडेटेड में रेट वाइज होता है, रेट वाइज। तो ध्यान रखना कि B2B सेल के बारे में डिटेल जा रहा है या B2C के बारे में जा रहा है। इसके अलावा डेबिट नोट इशू हुआ, क्रेडिट नोट इशू हुआ, एग्जेम्प्ट सप्लाई दिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई दिए, तो वो सारा डिटेल्स हम GSTR 1 में फिल करते हैं। लास्ट डेट आपको हम बता दिए कि अगर क्वार्टरली फाइल करते हैं तो क्वार्टर खत्म होने के बाद वाला जो महीना होता है उसका लास्ट डे, अगर मंथली फाइल करते हैं तो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सिंपल,
क्लियर है? इनवॉइस लेवल B2B फाइल होगा तो एकदम कंपलसरी इनवॉइस लेवल पर, मतलब इनवॉइस 1 किसको इशू हुआ, 2 किसको, उसका जीएसटी नंबर, उसका सारा डिटेल। अगर B2C है तो ध्यान रखिएगा इंट्रा है, यानी स्टेट के विदिन है, झारखंड के विदिन है, तो फिर आपको कोई ध्यान नहीं देखना कि लार्ज इनवॉइस है कि स्मॉल इनवॉइस है, आपको सारा कंसोलिडेटेड मैनर में फाइल कर देना है। और इंटर स्टेट अगर करते हैं तो लार्ज इनवॉइसेस के लिए इनवॉइस वाइज डिटेल देंगे और स्मॉल इनवॉइसेस के लिए कंसोलिडेटेड सिर्फ रेट वाइज, उसमें आपको टोटल क्लब कर देना है सारा का सारा सेल परसेंटेज ऑफ रेट के हिसाब से। अब एक बात बताइए, जीएसटीआर 1 में अगर कुछ गलती हो जाए तो कैन बी रिवाइज? यस, इट कैन बी रिवाइज्ड, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। रिवाइज तो यहाँ पे वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि दूसरे रिटर्न में जाकर के उसको अमेंड करना पड़ता है पर्टिकुलर गलती को। अमेंडमेंट का पावर कमिश्नर को दिया हुआ है, आप कमिश्नर से अप्रूवल लेकर के अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, कोई कमिश्नर का जरूरत नहीं पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट प्रोविजन, उसको हम समझ लेंगे एक बार। अमेंडमेंट के लिए लेकिन डेट प्रिस्क्राइब्ड है, आप विद इन टाइम लिमिट ही उसको अमेंड कर सकते हैं, टाइम लिमिट के बाद अमेंडमेंट नहीं होगा, टाइम लिमिट के बाद अमेंडमेंट नहीं होगा। टाइम क्या है? जिस भी ईयर से वो रिलेट करता है, विद इन द ईयर है तो आप कर ले, अगर जिस भी ईयर से वो रिलेट करता है, एग्जाम्पल के तौर पर 2018-19 से रिलेट करता है, तो जब 19 खत्म हो गया और इस ईयर के बाद का जो सितंबर आएगा, यानी सितंबर 2019 वाला अगर जो सितंबर है उसका रिटर्न फाइल करने तक इसको अमेंड कर लेना है जो गलती की है। कब तक? जो भी फाइनेंशियल ईयर से वो गलती रिलेट करता है उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ था? 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म हो गया। अब यहां से खत्म हो गया तो इसके आने वाला जो सितंबर का रिटर्न हम फाइल करेंगे, यानी अक्टूबर में सितंबर का रिटर्न फाइल करेंगे, तो सितंबर वाले रिटर्न तक फाइल करने तक हम इसको गलती को सुधार सकते। और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये एक एनुअल रिटर्न होता है जो सेक्शन 44 में कवर होता है। तो एनुअल रिटर्न अगर हम फाइल कर दिए हैं इस डेट से पहले, विच एवर इज अर्लियर, तो वो मेरा लास्ट डेट होता है फॉर अमेंडिंग GSTR1, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, यानी रिलेट करने वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर का रिटर्न डालने से पहले, या फिर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगर सितंबर का रिटर्न अक्टूबर में फाइल होता है और उसको फाइल कर दिए तो आपका ये ऑप्शन अमेंडमेंट का खत्म हो जाएगा, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, जो गलती है वो अमेंड नहीं कर सकते। दिस इज GSTR1, जो क्या है? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इसी तरह से एक सिंपल सा और आपको हम बात बता दें, यहां पे सेक्शन 38 है, ये इनवर्ड सप्लाई के बारे में, इनवर्ड सप्लाई के बारे में, इसका नाम है GSTR2, बट दिस इज सस्पेंडेड, मतलब जब से GST आया है अभी तक ये एप्लीकेबल, ये सिस्टम के ऊपर में एक्टिव नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। लेकिन इसके जगह में एक और चीज है, वो है GSTR2A, ये व्यू राइट्स है इसमें मेरे पास, इसको सिर्फ हम देख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसको कुछ और छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस व्यू कर सकते, देख सकते हैं। अब इनवर्ड सप्लाई मतलब जो भी सप्लाई मेरे पास आ रहा है, ये सस्पेंडेड है तो इस पर ज्यादा डिटेल हम बात नहीं करेंगे, बट आपको फिलहाल बता दें इसका ड्यू डेट ऐसे क्या प्रिस्क्राइब किया गया था जब ये था, तो ड्यू डेट वाज दी 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये एक मंथली फॉर्म है, दिस इज अ मंथली फॉर्म। GSTR1 में ऑप्शन था मंथली या क्वार्टरली, यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन नहीं प्रिस्क्राइब किया गया था, ये मंथली। अभी तो सस्पेंडेड है तो अभी क्या होगा देखने का है, लेकिन अभी फिलहाल 2A एनेबल है, या 2A अभी अवेलेबल होता है आपको। 2A में क्या दिखता है, इसमें देखो इनवर्ड सप्लाई, जो सप्लाई हम रिसीव किए हैं, जो मेरे पास आया इनवर्ड सप्लाई जो हम रिसीव किए उसका डिटेल्स होगा। तो जो भी सप्लाई हम लिए, गुड्स खरीदे हैं, सर्विसेज लिए हैं, उसका डिटेल्स आपको 2A में दिखेगा। अब 2A सिर्फ व्यू कर सकते, ये कैसे आता है? जब कोई सप्लायर GSTR1 भरा, मेरा GST नंबर भर दिया उसमें कि भाई मिस्टर एक्स को हमने इस डेट को इस वैल्यू का सामान सेल किया, तो मेरे 2A में वो ऑटो पॉपुलेट होगा। इसको बोलते हैं ऑटो पॉपुलेट होना, खुद से दिखना, ऑटो पॉपुलेट होता है मेरे 2A में। 2A में दिखेगा तो हम देख सकते हैं कि भाई हाँ, जो टैक्स का पेमेंट, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक्स और वाई, ये है सप्लायर, ये है रिसिपिएंट, दोनों रजिस्टर्ड पार्टी हैं।
दोनों रजिस्टर्ड पार्टी है। सप्लायर इसको कोई सामान बेचा 1 लाख रुपए का, ये इसको 1 लाख रुपए प्लस टैक्सेस दे दिया, यानी 18,000 रुपये टैक्स दे दिया। अब सप्लायर को GSTR 1 भरना, मान लो मंथली भरता है तो GSTR 1 भरेगा ये। इसमें यह दिखा देगा कि हम मिस्टर वाई को, जो एक मेरा रिसिपिएंट है, हम इसको 1 लाख का सामान बेचे हैं, उसका मिस्टर आर का GST नंबर कोट कर देगा, उसका अमाउंट और टैक्स का वैल्यू सब कोट कर देगा। तो जब वाई अपना 2A खोलेगा तो उसको ये वाला ट्रांजैक्शन दिखेगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। 2A प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि अब हम, ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुआ, मेरा शो कर रहा है, अब टैक्स का पैसा हम उसको दे दिए और GSTR 1 वो फाइल नहीं किया तो मेरे 2A में नहीं दिखेगा। अब 2A में नहीं दिखेगा तो वो क्रेडिट लेने में परेशानी आएगा, उसमें फिर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये मंथली रिटर्न है, फिलहाल सस्पेंडेड है। इसकी जगह में मेरे पास 2A अवेलेबल है जिसमें हम व्यू कर सकते हैं कि मेरा इनवर्ड सप्लाई कितना है उस पर्टिकुलर मंथ में। यहां तक बात हुआ डिटेल्स का, सिर्फ 2 ही डिटेल अभी हम देखे हैं, GSTR 1 और GSTR 2। अब रिटर्न का बात करते हैं। रिटर्न स्टार्ट होता है अपना सेक्शन नंबर 39 से। रिटर्न स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 39 से। सेक्शन नंबर 39 ये बताता है रिटर्न के बारे में कि किसको कौन सा रिटर्न फाइल करना है। तो उसको हम लोग यहीं पे देख लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो सेक्शन 39 बताएगा मेरे को रिटर्न के बारे में। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए रिटर्न बताया गया है। रिटर्न का नाम हम लिखते जाएंगे, अब उसको फिर हम डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। पहले यहां पे रिटर्न का नाम लिख देते हैं। जो तो पहले देखे थे, दे वर नॉट रिटर्न, दे वर एक्चुअली स्टेटमेंट और डिटेल दैट इज टू बी फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, और वो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए था। अब आ जाइए, रिटर्न कौन कौन सा फाइल करना होता है। स्टेटमेंट तो फाइल करना था, उसको एक पता चल गया, फिर रिटर्न भी फाइल करना है। रिटर्न कौन सा फाइल करना है, इसको रिटर्न फाइल करना है GSTR 3। फिलहाल 3 सस्पेंडेड है, इसके जगह में है GSTR 3B। इसमें क्या होता है, GSTR 3B में क्या होता है? GSTR 3B में आपका लाइबिलिटी कैलकुलेट होता है। इसमें क्या क्या डिटेल जाता है? GSTR 3B ये कौन फाइल करता है? नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अभी हम लिख लेंगे वहां पे, उसमें भी सेम है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी GSTR 3B फाइल करता है। 3 नाम था, बट 3 अभी तक सिस्टम पर आया नहीं। उसके जगह में प्रोविजनली सरकार क्या किया, गवर्नमेंट क्या किया कि 3B का रिटर्न को लेके आ गया। इट्स ऑल्सो नोन एज अ समरी रिटर्न। इसको हम लोग समरी रिटर्न भी कहते हैं। अच्छा, इस रिटर्न में क्या डिटेल होगा? ये मंथली भराता है, याद रखिएगा। इसका फ्रीक्वेंसी मंथली होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। ये मंथली ही फाइल होने वाला है, इसमें कोई भी और ऑप्शन अवेलेबल नहीं। ये मंथली फाइल होगा। लास्ट डेट क्या होगा इसको फाइल करने का? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न अभी तक के लिए बोला जा सकता है। इसमें क्या जाएगा? इसमें मेरा आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल जाएगा, लेकिन वो टोटल में जाएगा, बिल वाइज नहीं जाएगा, इनवॉइस वाइज नहीं जाएगा। आप महीना मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं अप्रैल का। अप्रैल मंथ यानी कब से कब तक अप्रैल मंथ होता है? 1/4 तो मान लेते हैं 2020 तक से 30th 30/4/2020। दिस इज नोन एज टैक्स पीरियड। अप्रैल इज माई टैक्स पीरियड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर में मेरा कितना आउटवर्ड सप्लाई हुआ, चाहे वो नॉर्मल सप्लाई है यानी कि टैक्सेबल सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नील रेटेड है, नॉन GST सप्लाई है, कोई भी तरह का सप्लाई, उसका डिटेल्स जाएगा। हम कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं उसका डिटेल जाएगा, और उसके बाद मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटा करके मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकाली जाएगी। और अगर एक्सेस ITC है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट टैक्स पीरियड्स, या लेजर पर उतना पैसा मेरा बचा रहेगा। तो इसे समरी रिटर्न, इसको मंथली फाइल करते हैं। लास्ट डेट क्या होता है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हाउएवर ये डेट जो है ना, ये कई बार वेरी करता है। गवर्नमेंट के पास कुछ प्रोविजंस आपको हम बता देते हैं। इसको
सेक्शन 148, सेक्शन 164, सेक्शन 165, सेक्शन 168, इसमें गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पावर्स है। पावर किस चीज का है? जैसे 148 है तो ये क्या है? स्पेशल जब सर्कमस्टांसेस होता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ कुछ अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकता है मैकेनिज्म, या चेंज कर सकता है कुछ चीजों को, तो वो पावर का यूज करता है। या फिर रूल्स रेगुलेशन इशू करने का पावर है सेक्शन 164, 165 में या 168 में कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू करने का पावर है, तो उसको यूज करके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल डेट को आगे पीछे घसका सकता है। पीछे तो नहीं, आगे ही करता है, पीछे तो आज तक करते देखे नहीं है, हाउएवर आगे करता है डेट को, यानी कि 20th को हो सकता है 24th बोल दे कुछ स्टेट के लिए, हो सकता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, इसको बोल दे आपकी सारा का सारा फाइल आप आगे कर दो। जैसे इसी का ही आपको हम अभी जो करंट चल रहा है उसका एग्जांपल देते हैं। अभी गवर्नमेंट क्या बोला, कोविड के वजह से बहुत परेशानी आ रहा था लोगों को फाइलिंग वगैरह करने, तो फरवरी से लेकर के फरवरी का ड्यू डेट क्या होता है जनरली, अगर हम नॉर्मल प्रोविजन बोलते हैं तो 20th ऑफ मार्च होता, बट इसको क्या किया गया, इसको फरवरी का डेट को बढ़ा करके 30th जून कर दिया गया। ये स्पेशल पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको यूज करके डेट को बढ़ा देता है। ठीक है, चाहे वो 148 का पावर यूज करे या फिर 168 का यूज करे, वो यूज करके डेट को बढ़ा देता है। जैसे 20th मार्च को वो 30th जून कर दिया, तो वो पावर होता है। बट आपको जो डेट याद रखने का वो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है। बीच में कुछ दिन पहले स्टेट वाइज या फिर टर्नओवर वाइज भी डेट को थोड़ा 1-2 दिन आगे कर दिया गया था, तो उतना डिटेल में नहीं जानना। भी बेसिक जो है वो जो एक्ट में लिखा हुआ है वो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक हमको ये मंथली फाइलिंग कर देना है 3B का। अप्रैल का टैक्स पीरियड का डिटेल्स जाएगा आउटवर्ड सप्लाई का, आईटीसी का और टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटर का। इसी 3B से हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आया 10,000 रुपया CGST का और SGST का 10,000 रुपया, ये मेरा इनवर्ट सप्लाई है। तो चलो लिख लेता हूं, लाइबिलिटी, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और हम आईटीसी क्लेम करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि हम परचेस करने के टाइम पे, सर्विस लेने के टाइम पर ऑलरेडी जो टैक्स दे रखे, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ का हम आईटीसी क्लेम करते हैं, मेरे 2A में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो यहाँ 5,000 रुपीज़ मेरे को टैक्स और पे करना पड़ेगा एडिशनल, 5,000 प्लस 5,000 यानी 10,000 रुपीज़। तो ये जब तक पेमेंट हम नहीं करेंगे ये रिटर्न फाइल नहीं होगा, यानी कि अपना टैक्स का लाइबिलिटी को यहाँ पे डिस्चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद ही ये रिटर्न फाइल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। इसमें खास बात यह है कि जब तक आप किसी प्रीवियस मंथ का रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो नेक्स्ट मंथ का रिटर्न फाइल नहीं होगा। जैसे ये अप्रैल वाला रिटर्न जो हमको फाइल करना है, इससे पहले मेरा मार्च का रिटर्न, मार्च 2020 का रिटर्न फाइल होना चाहिए, तभी अप्रैल का रिटर्न फाइल होगा, अदरवाइज अप्रैल का रिटर्न फाइल नहीं होगा। यानी बीच का कोई स्किप नहीं कर सकते आप मंथ को। इसका लास्ट डेट क्या होगा? इसका लास्ट डेट होगा 20th ऑफ मई 2020। हाउएवर कभी स्पेशल पावर यूज करके गवर्नमेंट डेट को आगे कर देता है, वो अलग बात है। जैसे अभी इसका डेट, अप्रैल का डेट 9th ऑफ जुलाई है झारखंड के लिए। क्लियर है? 3B क्लियर है? तो चलिए अब आगे चलते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी 3B ही फाइल करता है, इसका भी ड्यू डेट वही होता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन फाइल करता है GSTR 5। इसको फाइल करना है GSTR 5। इसका भी लास्ट डेट होता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका भी लास्ट डेट क्या होता है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज वाले जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया में सप्लाई दिए, उनका GSTR 5A फाइल होता है। इसका भी लास्ट डेट होता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हम लिख देते हैं 20th नेक्स्ट मंथ, ये NM का मतलब नेक्स्ट मंथ समझ लीजिएगा, स्पेस नहीं इसलिए से लिख दे रहे। इसका भी लास्ट डेट होता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका भी लास्ट डेट होता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कंपोजिशन डीलर, अब इनको एक स्पेशल रेट सा रिटर्न फाइल करना होता है, दैट इज नोन एज GSTR 4। ये एनुअली फाइल होता है,
दिस इज फाइल एनुअली। लास्ट डेट क्या होता है? 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल के तौर पर GSTR 4 का अगर हम एग्जाम्पल ले, GSTR 4 किसको फाइल करना है? GSTR 4 उनको फाइल करना है जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के जैसा रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, या आजकल सर्विसेज वालों को भी ये ऑप्शन दिया गया, तो वो अगर कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड है तो सिंपल समझिए उनको फाइल करना है GSTR 4। पहले ये क्वार्टरली हुआ करता था, अभी इसको एनुअली कर दिया गया है, इसको एनुअली फाइल होगा। अब एनुअल फाइल होगा तो लास्ट डेट क्या होगा? जो भी ईयर है, मान लेते हैं ईयर फाइनेंशियल ईयर रिलेट करता है 2018-19 को, 18-19 का, तो फिर ये 19 कब खत्म होगा? 31 मार्च, आने वाला अप्रैल यानी 30th अप्रैल 2019, ये इसका लास्ट डेट होगा फाइल करने का। ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको अपना टर्नओवर बताना है, उस पर कितना टैक्स का लाइबिलिटी वो बताना है, और आपने इनवर्ट सप्लाई जो लिया वो। हाउएवर आपको क्रेडिट यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस को क्रेडिट ITC क्लेम नहीं कर सकते, ना ही ये टैक्स को कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, रेदर देन इनको अपना परसेंटेज ऑफ टर्नओवर को पे करना पड़ता है एज टैक्स अमाउंट। सिंपल। रिटर्न देखो, अभी तक जितना भी चीज पढ़े थे रिटर्न और टैक्स एक साथ ही जमा होता था, लेकिन इसमें रिटर्न और टैक्स को अलग अलग कर दिया गया है कंपोजिशन टैक्स, यानी कि रिटर्न आप भरेंगे ठीक है, बट टैक्स का पेमेंट ऑफ टैक्स जो होगा, वो होगा आपका क्वार्टरली बेसिस पे। कैसे होगा? ये एक फॉर्म है CMP08, इस फॉर्म को फाइल करके आपको पेमेंट करना है। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म, 2 पेज फॉर्म, जिसपे आपको ये बताना है कि आपका कितना टर्नओवर है और कितना टैक्स का लायबिलिटी, और लायबिलिटी को पे कर देना है। CMP08 को फाइल करने का लास्ट डेट क्या होता है? 18th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द एंड ऑफ क्वार्टर, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक क्वार्टर है आपका अप्रैल टू जून का, तो इसका लास्ट डेट होगा 18 जुलाई, यानी क्वार्टर खत्म हो गया, उसके बाद महीना जो आएगा जुलाई आया, तो जुलाई का 18वां दिन आपका लास्ट डेट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल करना होता है। कब तक करना होता है? 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक कर देना होता है। TDS ये भी मंथली बेसिस पे फाइल होता है, इसके लिए है GSTR 6 है। GSTR 5 इज फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, GSTR 6 है। और TDS के लिए है, ये भी मंथली होता है, ये GSTR 7 फाइल करते हैं, GSTR 7 ये भी मंथली होता है, और इसका लास्ट डेट क्या होता है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। GSTR 6 कौन फाइल करेगा? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मंथली होता है, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ लास्ट डेट होता है। TDS वाला रिटर्न, जिसको TDS का प्रोविजन यानी सेक्शन 51 का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, उनके लिए GSTR 7 फाइल करना होता है, लास्ट डेट क्या होता है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये है, दिस इज UIN। इनके लिए हम ये ई-कॉमर्स वाला बता रहे हैं, इसमें एक पॉइंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। UIN जो होता है, इनको GSTR 11 फाइल करना होता है, GSTR 11 फाइल करना होता है, और इनका सिंपल सा डेट होता है 28th डे फ्रॉम द रेलेवेंट पीरियड, 28th डे फ्रॉम रेलेवेंट पीरियड। डे ऑफ रेलेवेंट पीरियड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जानना चाहिए आपको। GSTR 11, जिस भी पीरियड का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस चाहिए, रिफंड चाहिए, उस पीरियड वो खत्म हुआ, उसमें से 28 दिन, उसके बाद का 28 दिन के अंदर आपको रिटर्न फाइल कर दे। रिटर्न का नाम क्या होगा? GSTR 11।
अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीसीएस का जो प्रोविजन है ये सेक्शन 52 से गवर्न होता है। इसका रिटर्न के बारे में सेक्शन 39 में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 39 में ये सब लिखा हुआ है यहां से यहां तक, बट ये टीसीएस वाला नहीं लिखा हुआ। टीसीएस वाला कहां लिखा हुआ? सेक्शन 52 में ही उसके रिटर्न के बारे में बात किया गया। ये भी मंथली फाइल होगा और इसका भी लास्ट डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर का भी लास्ट डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है। अप्रैल के लिए करना है तो 10 मई तक, जून के लिए करना है तो 10 जुलाई तक, इनके लिए 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कौन सा रिटर्न फाइल करता है? ये GSTR 8 फाइल करते हैं, 8। तो अभी तक हम कौन कौन सा GSTR देख लिए? GSTR 1 देख लिए, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। GSTR 2 देख लिए, रिटर्न ऑफ इनवर्ड सप्लाई। GSTR 3 या 3B देख लिए, वो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी वही फाइल करते हैं। GSTR 4 देख लिए, दैट इज फॉर कंपोजिशन डीलर। GSTR 5 देख लिए जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। 5A देख लिए जो OIDR का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। GSTR 6 देख लिए जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइल करते हैं। TDS वाला GSTR 7 फाइल करते हैं। TCS वाले GSTR 8 फाइल करते हैं। 9 और 10 अभी हम नहीं देखे, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके लिए अलग से सेक्शन है, उसमें हम देख लेंगे। UIN GSTR 11। क्लियर है यहां तक? दिस वाज सेक्शन 39 प्लस सेक्शन 52, क्योंकि 39 में TCS वाला प्रोविजन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको अलग से सेक्शन है, सेक्शन 52, उसमें ही इसके रिटर्न के बारे में दिया हुआ। अच्छा, क्या ये सब रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये सब रिटर्न को भी रिवाइज किया जाता है। डेट वही होता है सितंबर, अगर उस पर्टिकुलर पीरियड का है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का खत्म हो गया और उसके आने वाला सितंबर का जो रिटर्न डालना वो, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो पहले फाइल कर दिए वो हम कर सकते हैं। इसका भी डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड करता है गवर्नमेंट, यूज करता है पावर 148 में, 165 में, 168 में, 164 में, जो पावर उनको दिया गया। ठीक है, दिस वाज सेक्शन 39। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके बाद जो आता है वो है सेक्शन 44। उससे पहले चलिए देख लेते हैं एक बार सेक्शन, क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए देख लेते हैं। सेक्शन 40 ये बताता है फर्स्ट रिटर्न के बारे में। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल बता देता हूँ फर्स्ट रिटर्न के बारे में। फर्स्ट रिटर्न मतलब जो टैक्स पीरियड का पहला रिटर्न आप फाइल करेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन आप लिए उसके बाद जो पहला रिटर्न आप फाइल करेंगे दैट इज नोन एज फर्स्ट रिटर्न। ये कोई अलग सा रिटर्न नहीं है, इसी में से कुछ फाइल होगा, इसी में से कुछ फाइल होगा। यही जैसे हम अभी सब इसको इग्नोर करते हैं, ये सब स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाला, हम सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर लेकर चलते हैं, ये थोड़ा समझने में आसान होगा और यही सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है। तो नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में जैसे अभी हम लोग समझ लेते, आपको पता है रजिस्ट्रेशन कब तक ले लेना था? जिस दिन जीएसटी की लायबिलिटी आ गई मेरी ना, उससे 30 दिन के अंदर जीएसटी के लिए हम लाइबल हो गए, उससे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल देना है, उससे 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन डाल देना है। तो फर्स्ट रिटर्न का दो केस हम देखते हैं, केस 1 और केस 2। इससे क्लियर हो जाएगा, ज्यादा कुछ बताने का नहीं, बस हमको एक पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करना, वो आपको बता दे। फर्स्ट रिटर्न मतलब मेरा टैक्स पीरियड का जो पहला रजिस्ट्रेशन के बाद जो पहला रिटर्न डालेंगे दैट इज नोन एज फर्स्ट रिटर्न, जो सेक्शन 40 से गवर्न होता है। आपका टैक्स का, आपका रजिस्ट्रेशन का लाइबिलिटी अराइज हो गया था फॉर एग्जांपल 20 जून को, 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना था। आप अप्लाई कब किए वो देखते हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कब हुआ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कब हुआ, रजिस्ट्रेशन इशू कब हुआ। रजिस्ट्रेशन इशू कब हुआ, अप्लाई हम कब किए, अप्लाई हम किए 30 दिन के अंदर कर दिए, यानी कि हम 30 जून को अप्लाई कर दिए, हमको रजिस्ट्रेशन आ गया 7 जुलाई। 7 जुलाई हम प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर अप्लाई कर दिए, 30 दिन के अंदर करना था, हम 10 दिन के अंदर ही कर दिए, यानी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर ही कर दिए। रजिस्ट्रेशन इशू हुआ 7 जुलाई को, मेरा फर्स्ट टैक्स पीरियड कौन सा कहलाएगा, ये जुलाई का महीना, यानी कि हमको रिटर्न कब डालना होगा, जुलाई महीने का रिटर्न हम भरेंगे, इससे पहले का रिटर्न हम नहीं भरेंगे। बट रजिस्ट्रेशन कब से ग्रांट हुआ मालूम है, डेट ऑफ लाइबिलिटी से, क्योंकि हम अप्लाई किए हैं विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल तो है 20 जून से, बट पहला टैक्स पीरियड होगा जुलाई, यानी जुलाई हम जो पहला रिटर्न डालेंगे वो कौन से महीने में डालेंगे, अगस्त में डालेंगे, और वो कौन से महीने का होगा, वो जुलाई का होगा।
लेकिन डिटेल्स हम जुलाई से नहीं डालेंगे, सिर्फ जुलाई का डिटेल नहीं डालेंगे, बल्कि लाइबिलिटी यानी 20 जून से लेकर जुलाई का पूरा महीना यानी 20 जून से लेकर 31 ऑफ जुलाई तक का डिटेल हम इसमें फिल करेंगे अगस्त के रिटर्न में। इसमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी पूरा डालेंगे और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी, अगर इस पीरियड में कुछ हम परचेस किए होंगे जिसका आईटीसी मिलना चाहिए वो भी हम क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या, आपको प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता। तो इसमें मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी पूरा आएगा। ये कब से कब तक के लिए भरा रहा है पता है, ये 20 जून से लेके 31 जुलाई के लिए भरा रहा है, बट भराएगा जुलाई के महीने में डिटेल्स 31 जुलाई, यानी कि जब से मेरा लाइबिलिटी अराइज हुआ था तब से लेके मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और आईटीसी दोनों हम क्लेम कर सकते हैं, दोनों हम यूज कर सकते हैं। केस 2 में आते हैं, इसमें क्या बताया गया है, केस 2 ये बोलता है कि अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के विद इन अप्लाई नहीं किए, फिर से हम देखें 20 जून को मेरा लाइबिलिटी था, हम अप्लाई किए 7 अगस्त को, 30 दिन के अंदर तो नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हमको मिल गया मान लो 11 अगस्त को। मेरा पहला टैक्स पीरियड क्या, ऑब्वियस बात है, यहां भी पहला टैक्स पीरियड जुलाई था, यहां पे पहला टैक्स पीरियड अगस्त है, तो रिटर्न हम कब फाइल करेंगे, सितंबर में फाइल करेंगे। डिटेल्स कहां से कहां तक का डालेंगे, डिटेल्स यहां से यहां तक का डालना चाहिए कि सिर्फ अगस्त का डालना चाहिए। यहां पे समझिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद वाला मिलेगा, रजिस्ट्रेशन के पहले वाला नहीं। यहां पे ध्यान रखिएगा, डिफरेंस दोनों में यही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां रजिस्ट्रेशन के पहले वाला डेट, लाइबिलिटी के डेट से जो आईटीसी बन रहा था उसका हम क्लेम ले सकते हैं, बट यहां पे नहीं मिलेगा। यहां पे क्लेम लेने के लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका है या पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का ही ले सकते हैं, आप बैक डेटेड आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आउटपुट टैक्स आपको डेट ऑफ लाइबिलिटी से कैलकुलेट होगा, यहां पे आईटीसी आपका मिलेगा नहीं। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है वो तो मिलेगा, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा प्रीवियस पीरियड के लिए। हाँ, अगस्त का होगा तो वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर में आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बोलिएगा बैक डेटेड आईटीसी, तो ये तभी मिलता है बैक डेटेड आईटीसी जब आप रजिस्ट्रेशन को विद इन 30 डेज अप्लाई करते हैं, नहीं करिएगा तो नहीं मिलेगा बैक डेटेड आईटीसी। दिस वाज द प्रोविजन, बस ठीक है। हाउएवर टैक्स की लायबिलिटी आपको केस 2 केस 1 दोनों में डालना होगा। दिस वाज फाइनल रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न। अब आते हैं सेक्शन नंबर 44। बहुत इसके बारे में बात हुई पेपर में, न्यूज़ में। एनुअल रिटर्न, बहुत ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ इसके लेकर के। एनुअल रिटर्न किसको किसको फाइल करना है, एनुअल रिटर्न सिर्फ 2 ही लोग को फाइल करना है। सबसे पहला कौन है, नॉर्मल टैक्स पेयर्स, दूसरा ये नॉर्मल टैक्स पेयर ये वाला, और दूसरा कंपोजिशन डीलर। नॉर्मल टैक्स पेयर जो है, नॉर्मल जो टैक्स पेयर है ये फाइल करेगा GSTR 9, और कंपोजिशन डीलर वाले फाइल करेंगे GSTR 10। ये 9 फाइल करेगा, ये GSTR 9A फाइल करेगा, 10 नहीं, GSTR 9A। नॉर्मल टैक्स पेयर कौन सा फाइल करेगा, GSTR 9, और कंपोजिशन डीलर वाले क्या फाइल करेंगे, GSTR 9A। इसके अलावा TCS वालों के लिए भी एनुअल रिटर्न प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन वो सेक्शन 44 में नहीं है, वो अलग से सेक्शन 52 में ही उनको बताया गया है। तो ये हम आपको बता देते हैं, जिन पे TCS का प्रोविजन अप्लाई होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले, वो फाइल करेंगे GSTR 9B। लास्ट डेट क्या होता है, लास्ट डेट होता है 31 ऑफ दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल 2019-20 के लिए लास्ट डेट क्या होगा, 31 दिसंबर 2020। ठीक है, 9 फाइल करना है नॉर्मल टैक्स पेयर को, कंपोजिशन डीलर को 9A फाइल करना है, और TCS वालों को 9B फाइल करना है। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन लगाया गया, कंडीशन सेक्शन 44 का नहीं है, कंडीशन कहां का है, कंडीशन है सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 का। ये क्या बोलता है कि जिनका भी टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है,
तो एनुअल रिटर्न में उनको एक और साथ में ऑडिट स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, जिसको GSTR 9C में सबमिट करते हैं। जिनका भी टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, पैन रजिस्टर, मतलब मान लीजिए 10 यूनिट है इंडिया में, 10 यूनिट एक ही पैन से रजिस्टर्ड है, तो उनका क्लब करके टर्नओवर चेक करिएगा कि उनका टर्नओवर कितना हो रहा है। अगर 2 करोड़ को टर्नओवर एक्सीड कर जाता है, देन दे हैव टू फाइल अनदर फॉर्म अलॉन्ग विद 9C भी फाइल होगा, 9 के साथ साथ 9C फाइल होगा। बट इसमें क्या है, 2 करोड़ का लिमिट है। जिनका 2 करोड़ से कम है उनको 9C करने का जरूरत नहीं है। हाउएवर अभी इस लिमिट को फिलहाल के लिए